ओके तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान। और अभी जैसे आप इंटरनेट खोलो, अपना यूट्यूब का पेज खोलो, तो उसमें बहुत से सबसे तेज़ वाले चैनल आपके उसमें पॉपअप कर रहे होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि आज वो चैनल क्यों पॉपअप कर रहे हैं। FCAT 1 2022 का रिजल्ट आज आया है, जिसका एग्ज़ाम आपका 12 to 14 फैब इसी पिछले फरवरी में हुआ था। और विद इन 3 वीक्स जैसा कि FCAT का रिजल्ट जैसा कि FCAT का अपना नेचर है, वो इतनी जल्दी उन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया। और इस बार जो रिजल्ट अनाउंस किया है उसका कट ऑफ 157 मार्क्स गया है, और जो EKT का कट ऑफ है वो है 18 मार्क्स। सो मेरी तरफ से, प्रथम पक्ष की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब लोगों ने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, होपफुली आप सब लोगों ने क्लियर किया होगा। अगर नहीं भी क्लियर किया होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आगे आने वाली हैं जिसमें से आपको देख के कई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, आप सब लोग अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे होंगे, चाहे फ्रेशर हो या रिपीटर हो। और मुझे ये भी पता है कि इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत आपको होगी नहीं कि रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, लेकिन फिर भी आपको आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप fcat.cdac.in की वेबसाइट पे जाएंगे, जो एयरफोर्स की सिलेक्शन के लिए मेन वेबसाइट है उनकी, और वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपका जहाँ से एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया था उसी के वहीं नीचे पास में ही दिया है रिजल्ट, और वहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर अभी रिजल्ट नहीं भी देख पाए तो कुछ टाइम में आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू हैव क्वालिफाइड FCAT 1 2022, काइंडली सिलेक्ट योर डेट्स। तो दूसरा जो मुद्दा है कि आपको डेट कौन सी सिलेक्ट करनी है। और जितने भी आप लोग देख रहे हो, चाहे फ्रेशर हो या रिपीटर हो, मेनली ये फ्रेशर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिपीटर्स भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, सेंटर सेलेक्ट करने हैं, तो 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो जब डेट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए, डेट सेलेक्ट करने के साथ साथ आप अपना एंगेजमेंट देख लें कि उसके आसपास आप कहीं एंगेज तो नहीं है, आपका कोई एग्ज़ाम तो नहीं है, या कोई और दूसरे काम तो नहीं है आपको उसके पास, जिसकी वजह से फिर आपको डेट पोस्टपोन करनी पड़े या प्रीपोन करनी पड़े। तो ये भी सवाल है कि क्या पोस्टपोन हो सकती है डेट? पोस्टपोन बिल्कुल हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर और डेट है या नहीं है। तो दूसरा, कई सारे कैंडिडेट के मन में सवाल होगा कि सर सेंटर कौन सा अच्छा है या कौन सा सेंटर चूज करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको AFSB के सेंटर बता दूं। तो ऐसे 5 सेंटर हैं जहां पर आप इस SSB के लिए जा सकते हैं, जिसको AFSB कहते हैं। उनमें से पहला सेंटर आपका देहरादून है, दूसरा मैसूर है, तीसरा गांधीनगर है, वाराणसी है, काचरापारा वेस्ट बंगाल में ये नया सेंटर है। सो ये 5 सेंटर है जहां पर SSB आपका होगा। तो कौन से सेंटर में आपको जाना चाहिए? अच्छा, सेंटर में जाने से पहले आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हो, उसमें से एक ये कि वो सेंटर आपके पास में होना चाहिए। दूसरा ख्याल आप ये रखते हो, अब सिंस स्टूडेंट लाइफ है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ना हो। तो जितने भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि जब आप इस फॉर्म को फिल करते हो तो चाहे कोई सा भी सेंटर आप कहीं पर भी चूज़ करो, जहाँ पर आपका मन हो, जहाँ पर आप घूमने जाना चाहते हो। और बहुत ज़्यादा लोड लेके ये काम नहीं करना है आपको। आप आराम से अपना सेंटर चूज़ करिए। हर सेंटर में सिलेक्शंस हैं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारे कैंडिडेट्स के साथ में काम किया, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हर सेंटर में सिलेक्शन है और बहुत अच्छे सिलेक्शन है। इसलिए आप सेंटर बेफिक्र होकर चूज़ करिए। जहाँ आप जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, वहाँ का सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स जब आप पहली बार जाएंगे तो कुछ आपको ट्रैवल अलाउंस भी देगी, और जब वो आपको ट्रैवल अलाउंस देती है तो बोथ वेज आना और जाना दोनों तरफ का देती है, और AC 3 टियर का आपको किराया देती है। तो कई सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि क्या सर हम फ्लाइट की टिकट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो भैया, पापा के पास पैसे हैं, खूब ले सकते हैं। लेकिन जो फौज आपको पैसे वापस देगी वो सिर्फ कौन से पैसे वापस देगी? तो आपको AC 3 टियर के पैसे वापस देगी, दैट्स ऑल। ठीक। तीसरी प्रॉब्लम, आप जो लोग इसको देख रहे हैं कि यार सर मार्क्स मेरे 157 ही है, तो क्या मुझे SSB जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है ना दोस्तों, एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि अगर उनको सिलेक्ट नहीं करना होता 157 वाले को, तो 157 वाला से और बढ़ा के कट ऑफ देते। तो अगर 157 उन्होंने कट ऑफ दिया है, दैट मीन्स आपने एक स्टेज तो पार की है। तो दूसरी स्टेज में ना जाना, वो आपने खुद से ही हार मान ली है।
और यार फौजी अफसर बनने वाले हो तो एटलीस्ट ये तो मत करो। मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है कि आप एसएसबी देने ज़रूर जाएं और प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि जिसने 210, 215, 220 भी स्कोर किए हैं उसने ही पिछली बार क्या उखाड़ लिया। तो जब पिछली बार कुछ नहीं कर पाया तो आपके भी बराबर के चांसेस हैं, और जिसने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए उसके भी बराबर के चांसेस हैं। बाकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी बाद में जब मेरिट बनेगी। तो अभी से आप हार क्यों मान रहे हैं? तो अभी से आप पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। और दोस्तों, जब आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो देरी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने डेट सेलेक्ट करने में देरी करी तो हर सेंटर में हर डेट को एक नंबर फिक्स, मान लो 250 कैंडिडेट उनको कॉल करने हैं और आपने लेट फिल किया तो आपका सेंटर भर जाएगा या वो डेट फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको उनकी चॉइस का सेंटर मिलेगा, जो कई बार आप कई सारी चीज़ों में एंगेज होते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, आपके मन का सेंटर भी नहीं मिलता। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब जब आप ये सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी आपकी एसएसबी इंटरव्यू। अच्छा, जो लोग भी फ्रेशर हैं तो जो आपका ये एसएसबी इंटरव्यू है ये एक 2 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें एक स्टेज 1 होता है जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। जो कैंडिडेट स्क्रीन होंगे वो फिर से स्टेज 2 के लिए जाएंगे। स्टेज 2 में आपका बाकी के सारे टास्क होंगे, जिसमें आपका साइकोलॉजी होगा, जीटीओ होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बेसिस पे फिर आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो स्टेज 1 का जो एक वीडियो है ये आपको इस ऊपर लिंक में मिल जाएगा, जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है और इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि स्टेज 1 में क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। उसके बारे में अगर आपको और भी कोई डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि 24 आवर्स के भीतर आपके उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि जैसे ही आपका रिजल्ट क्लियर हुआ तो आपका जो अपना ईमेल आईडी है ना, या आपका जो यूट्यूब पे जो सर्च होगा, वैसे ही आपको ढेर सारे, वो अभी आपको बताया था ना मैंने सबसे तेज वाले, वो आपको तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन क्लास करना चाहिए, आपको ये क्लास करना चाहिए, आपको ये ठीक करना चाहिए, आपको ये ठीक करना चाहिए। आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं आपको ये बोलूं कि आपको क्या करना चाहिए? आप लोग जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उस चीज़ के लिए आपका दिमाग काम करना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो आपको ऑनलाइन क्लास करनी है, आपको ऑफलाइन क्लास करनी है, आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, किसी से गाइडेंस लेना है, या कुछ नहीं करना है, सीधे एसएसबी देने जाना है, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं जिस फील्ड में हूँ, हम एक कोचिंग सेंटर रन करते हैं जिसका नाम है प्रथम पग एकेडमी, जो ग्वालियर पर बेस्ड है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हमने ऑनलाइन भी देख लिए, ऑफलाइन भी देख लिए। देखो यार, बड़ी मुश्किल से आप लोग इस स्टेज तक पहुंचे हो, तो किसी भी कैंडिडेट को हम ये गाइडेंस नहीं देंगे कि आपको ये करना चाहिए तो आप पास हो जाएंगे। कौन सी चीज़ आपके लिए काम करती है ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनमें से एक तरफ हम रखते हैं ऑनलाइन वाला सेशन और दूसरी तरफ रखते हैं ऑफलाइन वाला सेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन वाले सेशन में दिक्कत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन वाले सेशन से करोगे या कोचिंग करने की भी ज़रूरत है आपको तो पास हो ही जाओगे। लेकिन मेरा सिंपल सा कहना यह है कि देखो, ऑनलाइन में आजकल बहुत सारे सेल्फ ज्ञानी भरे पड़े हैं। उन सेल्फ ज्ञानी में बहुत सारे चौधरी भी हैं, तो कृपया ये डिस्क्लेमर है, चौधरियों से बिल्कुल दूर रहें। जिनसे भी आपको गाइडेंस लेना है उन लोगों से गाइडेंस लें, उन लोगों के कांटेक्ट में जाएं जहां से आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिल सकता है। ना कि आप 50 चैनल यूज करते हैं, उनमें से कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई 2 बार एसएसबी दे के आया है, वो भी कुछ अपना ज्ञान पहले पड़ा है। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप ऑफलाइन करते हैं या किसी के साथ क्लास करते हैं, मैं अब इस पे आता हूं कि आपको क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर आप क्लास करते हो तो इससे पहले जो जनरल रावत थे, जो हमारे बीच नहीं रहे, आप एक पुराना इंटरव्यू है उनका, जनरल रावत का, वो इंटरव्यू उठा के अगर देखें तो किसी ने उनसे सवाल पूछा, कोई प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी का, तो उसमें उनसे किसी ने सवाल पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट अब एसएसबी में पास होते हैं उनके लिए कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, या उनको कोचिंग करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उनका देखो साफ साफ कहना था कि बच्चों, कोचिंग करने में कोई बुराई नहीं है, और मेरा तो मानना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए जिससे बाद में आपको ये लगे कि ये और कर लेता तो अच्छा होता।
तो अगर आप कोचिंग भी कहीं पर भी करते हैं तो कहीं पर ऐसी जगह करें जहां से आपको कुछ एक तो ऑथेंटिकेटेड गाइडेंस मिले और ये फालतू का ज्ञान से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप ऑफलाइन से करते हैं, देखो मैं अपनी प्रेफरेंस अगर बताऊं तो आपको ऑफलाइन मीडियम ही देखना चाहिए। उसके मैं 4 कारण बताता हूं। पहला कि जब आप किसी ऑफलाइन मीडियम में बैठ के क्लास कर रहे होगे तो साथ में जब आप बैठ के काम करते हो और जब आप वर्चुअली फोन पे बैठ के बात करते हो तो उसका बहुत डिफरेंस है, आपने खुद से फील किया होगा। दूसरी चीज जो इंडिविजुअल गाइडेंस है, अगर ऑफलाइन में हो तो आपने देखो जितने दिन की जो भी क्लासेस कराते हैं वो क्लासेस तो करा दिया उन्होंने। क्लासेस के बाद अगर आपको अब क्लासेस में जो भी चीजें कराई जाती हैं वो कॉमन कराई जाती हैं। लेट्स से अगर आपको WAT के वर्ड्स लिखाने हैं, TAT कराना है, तो कैसे कराएगा कोई आदमी? कराएगा तो सबको एक जैसा ही, लेकिन जो सबको एक जैसा कराएगा तो उसमें एक इंडिविजुअल कैंडिडेट X को किस चीज की जरूरत है, Y को किस चीज की जरूरत है, कहां काम करने की जरूरत है, ये शायद उसमें पता नहीं लग पाए। इसलिए मेरी अपनी एडवाइस है कि आप उनके साथ जिनसे आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस मिल सकता है, आप एक फायदा तो आपको ये होगा। दूसरा जो डाउट क्लियरिंग की बात है कि अगर आप किसी के साथ क्लास कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि मेरा ये डाउट है, तो आप उसी टाइम उनसे बात कर सकते हैं, बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा तो उनको पता है, इसलिए आपको क्लास करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी डिसीजन तो आपको लेना है। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको एक चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है कि कैंडिडेट टेक योर ओन डिसीजंस। आप अपने डिसीजन लो, कोई आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता और ना ही लेना चाहिए। तीसरी चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी GTO की प्रैक्टिस। यार ऑनलाइन वाले बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए जिन्होंने पहले ऑनलाइन क्लास की हुई है और अभी बोलते हैं कि सर GTO की प्रैक्टिस करा दो। चूंकि आते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी हम उनको अलाउ कर देते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, लेकिन अब फिर खुद से सोचिए कि ऑनलाइन में कहां फट्टा बांधना है, कहां रस्सी बांधनी है, क्यों बांधना है, ये कहां से सीखोगे? इसके लिए आपको मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको कहीं फिजिकल एक्सपोजर मिल जाता है उस चीज़ का तो आपको करना चाहिए। और इससे जो लास्ट चीज़ आपको बेनिफिट होगा वो होगा आपका कॉन्फिडेंस। आप जब आते हैं और जब क्लास करके जाते हैं कहीं पर भी, तो आपके जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो आपको खुद से फील होगा उस चीज़ के लिए। और ये जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम है, जब आप कहीं पर भी क्लास करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। एक सवाल कैंडिडेट का है, बड़ा इनोसेंट सा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं उसका जवाब इसी में दे देता हूँ। नीचे मैसेज में दिया है उसने कि देखो सर, क्या मैं SSC का स्टूडेंट हूँ और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका टारगेट FCAT नहीं है, लेकिन चूंकि FCAT का फॉर्म निकला था तो आपने FCAT का फॉर्म भर दिया। और जब आपने FCAT का फॉर्म भर ही दिया है और आपका FCAT क्लियर हो भी गया है तो आपको SSB के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए जो आपको ये बाद में लगे कि ये और कर लेता तो यार मज़ा आ जाता, ये हो सकता था। इसलिए एक चीज़ और काम करनी है आपको अभी से, आज से ही आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज। याद रखिए, ये सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट योर एक्सप्रेशन। आप खुद से सोच के देख लो ना कि अगर आप किसी से बात करते हो तो हिंदी में भी कैसी बात करते हो, क्या कोई लॉजिकल बात करते हो, सेंस वाली बात करते हो। और आपसे अगर कुछ मिनट इंग्लिश के बोलने के लिए बोले जाते हैं और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपको बहुत आगे दिक्कत आने वाली है। इसलिए आपके पास जो भी टाइम है, 1 महीने 2 महीने, और 1 या 2 महीने बहुत टाइम होता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको आती हैं। एक प्रॉब्लम है कि आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है। तो अगर आप कहीं पर भी किसी के साथ भी अपने ग्रुप में, घर पे, जहां भी आप तैयारी करें, आप अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस ज़रूर करें। दूसरा, अपने नॉलेज पे, जो आपका जनरल अवेयरनेस है आपके आसपास वाला, उस पर फोकस ज़रूर करें। और लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम इस बारी क्लियर नहीं हुआ, तो आपको बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको तो पता है जब आप SSB देने जाते हो तो लास्ट वाला लेक्चर इसी के लिए होता है, तो मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा यहाँ पे। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो अगला एग्ज़ाम आपका ये अगस्त में होगा। और अगस्त में जब एग्ज़ाम है तो मार्च तो ऑलमोस्ट गया समझो, क्योंकि इसके बाद होली आ जाएगी और 20 तारीख तक होली चलेगी। तो जो फौजी वाली स्पिरिट है ना, नेवर डाइंग स्पिरिट, वो यार होना चाहिए। और आपको अगर इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो अगली बार क्वालिफाई होगा। FCAT कोई बहुत बड़ी रिटर्न ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लग के मेहनत करिए और तैयारी करिए अगली बार के लिए, या जो SSB दे रहे हैं उन सब के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। और एक चीज़ इधर देखो,
नेवर 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 गिव अप। जब तक आपका ये काम पूरा नहीं हो जाता, प्लीज डू नॉट स्टॉप, यू कैन डू इट। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। एंड मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। जय हिंद एंड थैंक यू।